हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आप देखोगे वो है आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होती हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इससे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए एक्टिविटीज़। ये करता कौन है? ह्यूमन, आप, मैं, हम। हाँ जी, हम ही लोग ये काम करते हैं। अब उसके अंदर दो टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे आपकी मदर है और आपके फादर हैं। लेट सपोज कि जो आपकी मॉम है वो बाहर जाके वर्क कर रही हैं, ठीक है, जॉब करती हैं, और आपके फादर घर में काम करते हैं, ठीक। यानी कि आपके फादर हाउस हस्बैंड है। अब आपकी मदर जो बाहर काम कर रही हैं, उसके बदले उन्हें कुछ पैसा मिलता होगा, मनी मिलती होगी, ठीक है, काम के बदले। लेकिन जो आपके फादर आपके घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका खाना बना रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ मिल रहा है? मतलब इन मनी कुछ मिलता है? नहीं मिल रहा। इन कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो वहीं इसी तरीके से हमारी दोनों एक्टिविटीज़ को समझा जा सकता है कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है और ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो जहाँ पैसा इन्वॉल्व है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सिंपल से आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। सो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। सभी को अपनी अपनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे ऐसे लोग वैसे वैसी उनकी ज़रूरत है, और उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करते हैं। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब आप सोचिए ना, आप एक व्यक्ति को एक सड़क से रास्ता पार करवा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, और वो व्यक्ति अंधा है या बूढ़ा व्यक्ति है। सड़क पार करवाने के आप उससे 5 रुपये चार्ज करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। काम तो हो रहा है लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा उस काम के बदले। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है यानी मनी इन्वॉल्व हो रही है उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पढ़ते हैं जरा पर्पस क्या होता है। दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। सिंपल भाषा में दिखाया देखो, टू क्रिएट वेल्थ। अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए जो पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? दोज एक्टिविटीज whose aim is not to earn money but to satisfy social, psychological and emotional needs। ठीक है, लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म, इन सभी चीज़ों के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। और जो पैसों के लिए किया जा रहा है वो इकोनॉमिक। आप खुद सोचिए, खुद ही जवाब दीजिए, पूरे बिजनेस स्टडीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ के बारे में बातें की जाएंगी? इकोनॉमिक की। इवन बिजनेस के आपके पूरे कॉमर्स सेक्शन में ही किसकी बातें की जाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। नॉन इकोनॉमिक की बातें यहाँ पर नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है। नॉन इकोनॉमिक जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता, जो सिंपैथी, लव, अफेक्शन के चलते की जाती हैं। एग्जाम्पल्स: पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट। देखो वर्ड लिखा ना, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट। अगर ये कुकिंग फूड इन होम आ जाता तो वहाँ पर नॉन इकोनॉमिक हो जाता। और टीचर टीचिंग इन स्कूल, यहाँ पर देखिए, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। और जैसे हमारे एग्जाम्पल में हाउस हस्बैंड था। और टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम, एक टीचर है, पढ़ा तो रहा है लेकिन घर पे अपनी बेटी को, उसके बदले अपनी बेटी से पैसा थोड़ी ले रहा है वो। इसीलिए एक्टिविटी कौन सी हुई? नॉन इकोनॉमिक। तो बेसिकली आपको समझ आया, एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए थी हमें, ताकि हम पढ़े आगे जब पढ़ेंगे तो हमें ईजिली चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी आपको। तो हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम आगे अपना पढ़ते हैं, जिसके बारे में सबसे पहली चीज़ आ रही है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है, जरा पढ़ते हैं। क्या बिजनेस का कंसेप्ट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह ही रहेगा? बिल्कुल। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जो भी आप बिजनेस, सबसे पहली चीज़ आती है उसके अंदर कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम चीज़ों को परचेज करते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं, फिर या तो सेल करेंगे या फिर सर्विसेज देंगे। विद अ मोटिव, मोटिव क्या रहने वाला है? अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या करा? हम जो भी कर रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस। जैसे जैसे एक हॉस्पिटल के बाहर चाय वाला बैठ गया,
एक हॉस्पिटल के बाहर चाय वाला चाय लेके बैठ गया। तो जो हॉस्पिटल के बाहर लोगों की ज़रूरतें हैं ना, चाय उनकी एक ज़रूरत है, थकान मिट रही है उनकी उनसे, तो जो चाय लेकर बैठ रहा है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, बदले में उनसे पैसा भी ले रहा है। अगर पैसा नहीं लेगा तो वो भंडारा हो जाएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। वहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, कि जो वो चाय बेच रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर। तो ये क्या कर रहा है? वो एक बिजनेस कर रहा है अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने। फिर वही धीरे धीरे बड़े होकर MBA चाय वाले की तरह बन जाते हैं। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो भी आपने अभी तक सुना, जाना, समझा, उससे आपने बिजनेस को क्या कह सकते हो? सिंपल सी बात है, बिजनेस को आप पहली चीज़ क्या कहोगे कि ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं? बिल्कुल है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हो? बना रहे हो, उनको प्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि क्या कर सको? लोगों को बेच सको। पॉइंट समझ आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही है, साथ के साथ उस बिजनेस के अंदर आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। और प्रोडक्शन करके अपने पास स्टोर करके थोड़ी रखोगे, उसको बेचोगे, बेचोगे और बाद में पैसा कमाओगे। सिंपल सीधी बात। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कितनी सिंपल है। अगर आप किसी चीज़ का मीनिंग समझ में आ रहा है और कोई बोले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके बारे में जो जो आपको पता है उसको पॉइंट बना के लिखते चलो। अगला पॉइंट क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। कह रहा है रेगुलर बेसिस पे क्या करना है आपको? गुड्स एंड सर्विसेज को डील करना है, बेचना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बिजनेस का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। ठीक है, जरा इसको आगे चल के समझेंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं कि बिजनेस के अंदर बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि आप जब तो चाय 10 रुपये वाला चाय वाला जो है 10 रुपये की चाय जो बेचेगा, क्या उसके अंदर अपना प्रॉफिट नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। तो मेन पर्पज़ इसका यही होता है, प्रॉफिट कमाना। क्या ओनली प्रॉफिट? क्वेश्चन ये आता है, क्या बिजनेस का पर्पस ओनली प्रॉफिट कमाना होता है? इसका आंसर आप खुद सोचिए, आगे चल के आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न कैसा रहने वाला है, उसकी अनसर्टेनिटी है। प्रॉफिट होने के लिए हम काम तो करते हैं, पर ज़रूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट ही हो। समझ आ रही है बात? प्रॉफिट के बदले कभी कभी रिस्क भी हो सकता है। रिस्क रहता है बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट के बदले समटाइम्स लॉसेज भी आपको देखने को फेस कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेज, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। ऑब्वियस सी बात है, आज आपने एक बिजनेस खोला, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए, ये 10 लाख आगे चल के 12 लाख होंगे ही होंगे, 15 लाख होंगे ही होंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं देता ना। ठीक है, हुए मतलब आप मेहनत कर रहे हो जाएगा, आपके अंदर यही रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है, लेकिन हो ही जाएंगे 100% किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता। ठीक है, अंबानी भी जब जियो खोली थी तब उसे भी 100% क्लियरिफिकेशन नहीं होता कि हाँ इतना बड़ा मार्केट आज जियो का बन जाएगा, पर हुआ। पॉइंट समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव आपका होता है, पर उसको 100% हम कभी भी नहीं कह सकते, वहाँ पर एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा ही रहता है। पॉइंट समझ आया? तो आपको बिजनेस की डेफिनेशन मिल गई होगी कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पार्ट है, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात, आप खुद का काम कर रहे हो, बिजनेस। आप किसी के अंडर में कुछ डिग्रीज लेके गए हो, उसके बाद काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला डिग्रीज, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई करके जाना है यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन लगता सेम सेम है, पर हल्का हल्का चीज़ें चेंजेस हैं इसके अंदर। क्या चेंज है, आइए नीचे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कह रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू परचेज या प्रोडक्शन। ये तो हमने जान लिया कि माल को बनाना या खरीदना और उसको बाद उसको बेच देना, ताकि हम क्या कर सकें? प्रॉफिट को अर्न कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या कहता है? स्पेशल नॉलेज या स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, जस्ट लाइक डॉक्टर, जस्ट लाइक डॉक्टर। और जो आप बनने वाले हैं फ्यूचर में, CA। पॉइंट समझ आ रहा है? डॉक्टर हो गया, CA हो गया, ये सब क्या है? अच्छी सी नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं, ताकि वो उस ऑक्यूपेशन में जा सके। पॉइंट समझ आया? लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स टू गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बदले में रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल। तो इसके भी ना कई एग्जाम्पल बनते हैं। अब आपने डॉक्टर सुन लिया, अब आपने जब जब डॉक्टर का नाम आएगा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये तो प्रोफेशन है, बट ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के बाद किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहा है। सुनना मेरी बात, एक डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहा है,
तो अगर वो जॉब कर रहा है, मंथली उसकी सैलरी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए है, तो भी वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हाँ, डॉक्टर है, पढ़ाई लिखाई करी और खुद का जाके क्लिनिक खोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। ऐसे ही सीए के अंदर भी होता है। आप बोलोगे सीए में कैसे होता है? सीए में भी 2 टाइप से आप कर सकते हो, या तो आप जॉब करो, या वहाँ पर भी अपना खुद का ऑफिस खोल के बोल लो, जिसको बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस में हो, उसको हम बोलेंगे प्रोफेशन। लेकिन जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? कि एक वर्ड को पकड़ के मत चलना कि एवरी सीए जो कहलाएगा वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, या हर एक प्रोफेशन में आएगा, या हर एक डॉक्टर एक प्रोफेशन में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होंगी चीज़ें। तो बिजनेस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब एक बात समझिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशन में क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज़ से। तो वहाँ पर आपको प्रोफेशन, तब जाकर आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर। ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी के अंडर जॉब करनी है, वो आपको बुलाएगा, अपॉइंटमेंट देगा, तब अपॉइंटमेंट लेटर देगा, तभी तो आप उसके नीचे जाके जॉब कर पाओगे। इसी को उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसका मतलब क्या है? समझिए कि जो पब्लिक है उसके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए प्रोविज़न बनाते हैं। पॉइंट समझ रहा है? प्रोविज़न मीन्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को। नेचर ऑफ वर्क इसका क्या है? पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। यहाँ पे प्रोविज़न का मतलब अकाउंट वाला प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मीनिंग है उसका। पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें काम करना होता है। क्वालिफिकेशन वेरी वेरी सिंपल। सोचिए, रिलायंस जिसने स्टार्ट करी थी सिर्फ 8वीं पास था, सिर्फ 8वीं पास। सोचिए, तो बिजनेस करने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? नहीं, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा कि सीए और डॉक्टर बनने के लिए तो क्वालिफिकेशन की पूरी पूरी ज़रूरत है, बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसी जॉब होती हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ ऐसी जॉब होती हैं जहाँ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसीलिए लिखा है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। समझ आ रही बात? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट कहाँ करनी पड़ेगी? सोच के देखो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बड़े लेवल पे पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर थोड़ा बहुत लगाओगे चल जाएगा। लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भाई पैसे कमाने तो जा रहे हैं, क्यों पैसा लगाएंगे फिर? इसीलिए कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिवार्ड क्या मिलता है? बदले में क्या मिलता है? बिजनेस के अंदर क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यहाँ पर क्या मिलती है? डॉक्टर की फीस, सीए की फीस, और यहाँ मिलता है आपको सैलरी या वेजेस। वेजेस क्या होता है? वेतन, जो फैक्ट्रीज वगैरह में पे किया जाता है उसको वेजेस कहते हैं। रिस्क सोचिए, बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा रिस्क है। प्रोफेशन के अंदर लो रिस्क है। अब वो लोग प्रोफेशन में कैसा रिस्क? ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर तो बन गया, बाद में जाके उसको सर्विसेज देनी नहीं आ रही अपनी, पता लग रहा है वो अपनी नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर रिस्क तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाएगा हैंडल, तो कहाँ से पेशेंट आएंगे उसके पास, कौन आएगा उससे दवाई लेने? सिंपल सी बात। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिल्कुल रिस्क नहीं होता। आपको जाना है, 1 महीने काम करना है, 1 महीने बाद आपकी सैलरी आपके हाथ में। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है? इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं बेटा आचार संहिता। आचार, आचार नहीं बेटा, आचार, आचार संहिता, ठीक है। क्या होता है? मतलब कुछ लीगल मीन्स कुछ लॉ को फॉलो करना होता है या नहीं, ये चीज़ पॉइंट समझना। कुछ लॉस को फॉलो करना होता है या नहीं, मतलब कुछ एक रास्ता बना हुआ है, हमें यहीं से जाना है, ठीक है। इस चीज़ पे चलेगा कौन, किसको चलना कंपलसरी है, उसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कि बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आपको अपने प्रॉफिट को हाई करना है, रास्ता कैसा ही पकड़ो, मतलब इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लीगल तरीके से जैसे मर्जी आप काम करो, कोई रोक टोक नहीं है। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कैसे? एक बात सोचिए, पहले आपको 12th करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप उसके बाद सीए में घुस रहे हो, सीए करने के बाद फिर आप क्या करोगे? जॉब पकड़ोगे। यहाँ पर क्या है? एक लाइन से चलना पड़ेगा। डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा सीए का? नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीए करना पड़ेगा ना। इसीलिए द टर्म, अब एम्प्लॉयमेंट में क्या कह रहे हैं? द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी अलाउड।
और बिजनेस के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जो भी उसकी सर्विसेज के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन होती है कि हाँ आपको ड्रेस पहन के आना है, ठीक है, अपनी ड्रेस में आना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इससे पहले अगर आप आए मतलब इससे पहले लेट हो रहे हो, 10 मिनट लेट हो रहे हो, 20 मिनट लेट हो रहे हो, सैलरीज कट होंगी आपकी, ये है वो है, मतलब जो भी आपकी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। काफ़ी सिंपल पॉइंट आ गया आपके सामने। मतलब बिजनेस के बारे में आपने इतना कुछ पढ़ लिया, अब आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझना है। मीन्स आपने समझ रहे हो ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा। ये आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हमने 3 पार्ट कर लिए, एक हुआ बिजनेस, एक हुआ प्रोफेशन और एक हुआ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब इसके भी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब हम किस पे आ गए, बिजनेस को पढ़ने के लिए। पॉइंट समझ आया कैसे चल रहे हैं हम, पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अंदर हमने बिजनेस को पढ़ा, अब बिजनेस के पास आ रहे हैं सॉरी, ठीक। फिर इसके बाद आएंगे प्रोफेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक। मेन आपका बिजनेस का ही पार्ट है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। यूँ चाहिए कि जितना आपने पढ़ लिया उतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, ये नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड कैरिड ऑन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, पहली बात हमने जो लिखे हैं वो कॉमन है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक। लेकिन हर एक बिजनेस के अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ आया। हमने बोला कि एक बिजनेसमैन को ये वो ऑब्जेक्टिव है जो उनको पूरे करने चाहिए। द बिजनेसमैन है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, उसमें से हमने 2 तरीके से उनको डिवाइड कर लिया, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। अब क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव, दोनों को समझिए। एक बात सोचिए, अब जहाँ से भी सामान खरीद रहे हैं, अपना घर का मान लो घी ला रहे हैं आप, अब अपने घर पे घी लेकर आ रहे हैं। अब एक बात सोचिए, ये जो घी आ रहा है उसका प्राइस तो कम है पर क्वालिटी भी कम है। आप लाओगे उससे, आप ले रहे हो, आप ले चुके हो, आप खा भी रहे हो। पॉइंट समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे मार्केट में कि वो प्राइस कम करके उसके अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ें कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्वालिटी अभी भी कम है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है अपना अर्निंग तो देख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को तो देख रहे हैं, पर अपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है, क्वालिटी के साथ पूरा पूरा कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। तो मतलब अपने वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को तो पूरा कर रहे हैं, मीन्स अपने अर्निंग्स को तो पूरे तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी समाज के लिए वो क्वालिटी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जहाँ अगर वो क्वालिटी की बात आ रही है तो बात आ जाएगी सोशल ऑब्जेक्टिव की, और जहाँ सिर्फ अपनी जेब की बात आ रही है तो वहाँ पर हो जाती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। ये है दूसरों के लिए सोचना, ये है खुद के लिए सोचना। अब एज अ बिजनेसमैन आपको दोनों ही देखना पड़ता है, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी आप मार्केट में ढूंढोगे सर्च करोगे तो ज़्यादातर लोग आपको ये भी मिलेंगे, कई लोग आपको मिलेंगे जो आपकी इकोनॉमिक एंड नॉन और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों को ही पूरा कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से हो गए सोचो, प्रॉफिट कमाना, मार्केट में स्टैंडिंग रहना, नई नई चीज़ों को लेकर आना, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहना। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे, ये तो आपको फिर भी पता होगा, आपके आसपास बिजनेसमैन जितने भी हैं यही काम करते हैं। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, क्वालिफाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। देख रहे हो, क्वालिटीफाई गुड्स मीन्स क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, क्वालिटी वाले गुड्स आपको कम रेट पे देना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि मिलावटों से दूर रहें। समझ आ रही बात, बढ़िया वाली क्वालिटी वाली चीनी के अंदर घटिया वाली चीनी मिला के दे दोगे, आपको क्या पता लगने वाला है, कुछ नहीं, चीनी का दाना तो सेम सही लगता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब सोचो बिजनेस का सबसे अच्छा चीज़
एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम कर रहे हैं। क्योंकि भाई नई नई, अब देखो एक तरफ वो इनोवेशन की बात हो जाती है, दूसरी तरफ कहते हैं एम्प्लॉयमेंट भी लाओ, कहाँ से आ जाएगा? उनका इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? उनका इनोवेशन का मतलब क्या ला रहे हैं? आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। अब आप अगर देखोगे मेट्रोस के अंदर, मेट्रो में पहले कूपन चलता था, टोकन जिसको बोलते थे, वो देखा होगा सर्कल सा आपने, ठीक है, एक सर्कल सा होता था कॉइन टाइप का, प्लास्टिक का, वो टोकन चलता था। पहले वो टोकन देने के लिए एक पर्सन रखा हुआ था उन्होंने, एक व्यक्ति रखा हुआ था, ठीक है, एक व्यक्ति रखा हुआ था जो टोकन देता था कस्टमर्स को, आते थे जाते थे मेट्रो के अंदर अपना सफ़र करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो टोकन देने के लिए एक मशीन लगा दी गई, उसकी जॉब धीरे धीरे और कम हो गई। अब क्या हो गया, अब आपको वो टोकन भी नहीं लेना, अब जाओ उस मशीन का यूज़ भी बंद हो गया। समझ आ रही बात? वो मशीन का यूज़ भी बंद हो गया। अब क्या हो रहा है, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप पे दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक करो, वहीं पे आपका बार कोड आता है और वहीं से आप अपना सफ़र कर सकते हैं। तो मतलब देख लो कि धीरे धीरे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन कई जगह इन चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट घटता भी है। कौन समझ आ रहा है? लेकिन यही सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेट्रो का मैंने एक एग्जांपल दे दिया तो मेट्रो किसी भी टाइप का आपको, मेट्रो किसी भी टाइप का आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। अब काफ़ी सारी जॉब्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं सीआईएसएफ के, ठीक है, और भी लोग हैं, जितनी भी जॉब्स वहाँ पे होती हैं। तो एक एग्जांपल पर्पज से समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट इन इनोवेशन के चलते घट जाता है और इन्हीं इनोवेशन के चलते कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे आप खर्चा करते रहिए। कम्युनिटी सर्विसेज, जो भी एक कम्युनिटी है आपकी, उनको ऊपर भी सर्विसेज देनी चाहिए। किस टाइप की सर्विसेज? किस टाइप की सर्विसेज? सोचिए कि जैसे आपका एम्प्लॉय है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको प्रमोशन दे दिया, खुश हो गया, प्रमोशन के साथ साथ, चलो ठीक है प्रमोशन दिया, प्रमोशन के साथ साथ उसको एक ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया आपने कि जाओ भाई अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ घूम के आओ। ये भी बढ़िया चीज़ है। एम्प्लॉय खुश तो आपकी कंपनी भी बढ़िया चलती रहेगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो पॉइंट चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके दो टाइप के रहते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब आपके पॉइंट्स जैसे लिखे हैं आप ऐसे के ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको एज इट इज़ एग्जाम में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इतना लिखना इनफ है। 5 मार्क्स के हिसाब से 5 पॉइंट्स लिख दोगे बहुत है, बहुत है, ठीक है, और इतना लिखोगे तो भी बहुत है। इससे बाहर आपको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इजी लैंग्वेज में है, पॉइंट को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट याद होने चाहिए। अंदर की बातों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ चल सकता है, पॉइंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है? पहला अर्निंग प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट को अर्न करना है, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आपने अभी ऊपर इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कि नए नए कस्टमर को किस तरीके से जोड़ना है। जैसे आपने तारक मेहता में देखा होगा, नट्टू काका और बागा नई नई स्कीम लाते रहते हैं और नई नई स्कीम के चलते वो नए नए कस्टमर को जोड़ते रहते हैं। इनोवेशन, नई नई चीज़ों को लेकर आओ, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, नए डिज़ाइन लेकर आ रहे हो, पेट्रोल मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, नई नई टेक्निक का, नई नई वेराइटीज़ का। जैसे कि आजकल आप देख रहे होगे, पहले मोमोज़ आए थे, ठीक है, ओनली मोमोज़, वो वेज वाले जिसके अंदर सिर्फ गोभी भरी होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गोभी के साथ पनीर आ गया, फिर चिकन आ गया, ठीक है, अभी आपके मुंह में पानी भी आ रहा है। तो मतलब समझ आ रही है बात की वैरायटी आती जा रही है। फिर कुरकुरे मोमोज़ आ गए, फिर उसके अंदर और टाइप की वैरायटीज़ आप देखने को मिली होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैरायटीज़ बढ़ती हैं, इनोवेशन लाते हो, वैसे वैसे उसका इफेक्ट कस्टमर्स पे भी पड़ता है। पॉइंट समझ आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जैसे एक बात सोचिए, रिसोर्सेज कैसे, आपने एक जगह किराए पे ली जिसका रेंट आप पे कर रहे हो 10,000 पर मंथ। अब एक बात सोचिए कि आपको कम से कम अपना इतना तो कमाना पड़ेगा ना, अपने बिजनेस से इतना तो निकालना पड़ेगा कि आप ये 10,000 रुपये दे सको, 10,000 रुपये आराम से दे सको। यानी कि वो जो आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपने एक फ्लोर वगैरह किराए पे ले रखा है अपने बिजनेस को करने के लिए, वहाँ से आप इतना तो ज़रूर कमाना चाहोगे कि 10,000 रुपये आप आराम से निकाल सको। इससे ऊपर जितना निकालोगे वही कहलाएगा आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अपने रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आप अपने मैक्सिमम बेनिफिशियल पॉइंट पे पहुंच रहे हो। पॉइंट समझ आया? कि अपने रिसोर्सेज यानी कि जो भी आपके आसपास संसाधन, आपकी मशीन, बिल्डिंग,
इवन आपके एम्प्लॉय, ये सब क्या है, आपके रिसोर्सेज हैं। इनका इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए कि आपका प्रॉफिट दिन दुगुना चार सौ गुना बढ़ता जाए। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में किस टाइप का इम्प्रूव लाना है? इट इज़ यूज्ड अ मीज़र, मीन्स समझिए कि मीज़र किया जाता है एफिशिएंसी को। सोचो, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो। इस महीने आपने 10,000 यूनिट बनाई, तो अगले महीने कोशिश करिए 12,000 यूनिट बनाने की। हाँ, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जा रहे हो, बाद में पता लग रहा है उसको स्टॉक करने के लिए आपको और जगह खरीदनी पड़ रही है, बिक ही नहीं रहा माल। ऐसा भी नहीं करना है आपको। पॉइंट समझ आया कि प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। अब आप समझिए अगला क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि प्रॉफिट को अर्न करना, कस्टमर की क्रिएशन, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगला पॉइंट क्या है बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? सोचिए, सबसे पहला क्या है, क्वालिटी। आप देखते हो कि आपने ये साइन कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पे कि हाँ ISI गुड्स वाले मार्क को ही खरीदें। ये FPO आजकल फूड प्रोडक्ट्स पे आपको देखने को मिलेगा, हॉल मार्क मिलता है ज्वेलरी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम लोग माल खरीदते हैं, क्वालिटी चाहिए ना। अवॉइड करना है हमें किस चीज़ को, एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कि मिलावट वाली चीज़ें को हमें साइड करना है। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन और एम्प्लॉय को वेलफेयर, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि आप किसी जगह जॉब कीजिए, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्या कर रही है? हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, आपका साथ के साथ आपकी फैमिली का भी। तो ये क्या है, एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर है कि एम्प्लॉय के ऊपर आप थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉय खुश हो और खुश होकर आपके साथ काम करे अच्छे तरीके से। कम्युनिटी सर्विस क्या मतलब क्या हो गया कि बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। जैसे लाइब्रेरी खोल दी उस बिजनेस ने, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिए, सर्टेन कंट्रीब्यूशन विच अ बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, आपके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए। पॉइंट समझ आया? तो यही था आपका, ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, इनको पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बिजनेस में रहना। क्योंकि अगर इसको आप लंबे समय तक इग्नोर करते रहोगे अपने ऑब्जेक्टिव को, कि आप सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे हो, इकोनॉमिक पे नहीं दे रहे, वो भी बेकार है। आप इकोनॉमिक पे दे रहे हो, सोशल पे नहीं दे रहे, वो भी बेकार है। शॉर्ट टर्म में तो चला लोगे काम, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिलेंगी, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, उसमें देखेंगे कि प्रॉफिट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। थोड़ा मोटिवेशन का सोर्स है हमारा ये, इस चीज़ को भूलना मत। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। सोचिए, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा ही रोल है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो दिक्कत होगी। थोड़े टाइम के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो, बट लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैं बार बार जियो का एग्जांपल लेता हूँ, तो जो जियो कंपनी है जब आई थी स्टार्टिंग में, आप सबको पता होगा, 1.5 से 2 साल तक इन्होंने फ्री में नेट दिया था आपको, कॉलिंग दी थी, मतलब SMS दिए थे। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ मिल सकता है। फ्री में कौन देता है यार? उससे पहले हमें 99 रुपये में 1 GB का नेट मिलता था, और अनलिमिटेड अचानक से मिल गया। सोचो, वो भी फ्री। पागल थोड़ी है वो, कुछ तो सोच समझ के दिया ही होगा, क्योंकि उस बंदे को अपने मार्केट बनाना था, अपना मार्केट बनाना था, तो फ्री में दिया। उसने उस चीज़ को लॉस नहीं समझा, उसने अपने उन पैसों को इन्वेस्टमेंट समझा। तो उस इन्वेस्टमेंट के चलते आज जियो की कंपनी इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंच चुकी है। पॉइंट समझ आ रहा है कि प्रॉफिट का रोल थोड़े टाइम तक आप छोड़ सकते हो, पर आज भी अगर जियो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही हो, आपसे अगर ये रिचार्ज ना ले रही होती, तो आज की डेट में कंपनी बंद हो गई होती, क्योंकि वो सबको पता था कि फ्री आज दे रही है, फ्यूचर में नहीं देगी। जैसे आज की डेट में भी आपको पता है कि 5G का जो नेट चल रहा है वो फ्री चल रहा है। थोड़े टाइम बाद इसके लिए भी चार्ज होने लगेगा। जब सबके पास ये हो जाएगा ना, तो थोड़े टाइम बाद देखना इसके लिए भी चार्ज आने लगेगा, इसके लिए भी बोलेंगे रिचार्ज करो। अभी तो ये फ्री है, 5G का इंटरनेट फ्री चल रहा है,
थोड़े टाइम बाद इसके लिए भी आ जाएगा। तो पॉइंट समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं एक छोटे टाइम के लिए, और प्रॉफिट अगर नहीं होगा बिजनेस में तो बिजनेस लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बिजनेस का क्या है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेस इट्स जस्टिफिकेशन। मतलब अपने आप को ही खोने लगता है वो। लॉन्ग सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की अगर आपको ग्रोथ करनी है या एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो पैसा आएगा तभी तो और पैसा लगा पाओगे। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, सोचिए कैसी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि हाँ, पहले आप काम करवाते थे नॉर्मल मशीन पे, आपको वो मशीन बड़ी चाहिए जिससे प्रोडक्शन डबल हो सके क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो इस चीज़ के लिए भी क्या चाहिए, प्रॉफिट तो होगा। प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो आप एफिशिएंसी के बारे में सोचोगे। सिंपल। अपना मार्केट में प्रेस्टीज कमाने के लिए, मतलब नाम कमाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। नाम और पहचान सारी प्रॉफिट से तो नहीं बनेगी, बट हाँ प्रॉफिट से भी बनेगी। पॉइंट समझ रहे हो कि मतलब क्वालिटी दे रहे हो, प्रॉफिट को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। क्वालिटी भी देख के चलना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी लेके चलना पड़ेगा, दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। तो पेपर में मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले यही क्वेश्चन दिया था, पहले दूसरी वीडियो में, कि प्रॉफिट ज़रूरी है, ये तो हमको समझ आ रहा है, बट ओनली प्रॉफिट नहीं। यहाँ पर आपको सोशल ऑब्जेक्टिव को भी देख के चलना पड़ता है। सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को देख के चलना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ आपकी कैसी होती हैं? दो टाइप की बिजनेस एक्टिविटी देखने को मिलेंगी आपको। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। क्या होता है इंडस्ट्री और क्या होता है कॉमर्स, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्री के अंदर आप क्या देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री में जो कच्चा माल हो गया, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी को निकालना और लकड़ी से कोई चीज़ को बनाना। जैसे आपकी वुड है, लकड़ी निकाली गई जंगल से, उससे हमने एक बेड बनाया। उस बेड को जब हम बेचा जाएगा, मतलब कि लकड़ी निकाली गई, लकड़ी से बेड बना, ये सारी चीज़ें तो आ गई आपकी इंडस्ट्री में। और इसके बाद जो इसको बेचा जा रहा है वो चला गया आपके कॉमर्स में। सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि मतलब इसके अंदर हो रहा है प्रोडक्शन, और कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जो माल बनाया गया वो इंडस्ट्री, और जिस चीज़ को बेचा गया, जब उसको बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, वो किस कैटेगरी के अंदर आ गया, कॉमर्स के अंदर। सिंपल सीधी बात। ये आपके तीन टाइप की देखने को मिलेगी आपको, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं हम। प्राइमरी के अंदर कौन सा आ गया, एक्सट्रैक्टिव आ गया और जेनेरिक आ गया। सेकेंडरी में कौन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके अंदर आपके बिल्डिंग वगैरह जो बनती हैं, और जो आपका फ्लाईओवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, सेकेंडरी के अंदर आ गया। और टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी, इसके अंदर यूँ लगा लो, ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो काम हो रहा है, उनकी हेल्प कौन करता है, ये हेल्प करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जंगल के अंदर जो लकड़ी कटी, उस लकड़ी को जब मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर पे लेके गए, अब दोनों अगल बगल तो है, तो होता नहीं है कि यहीं पे लकड़ी काटी, यहीं फैक्ट्री लगी हुई है, यहीं पे उसका बेड बन गया, अब बगल में कस्टमर बैठे हुए हैं, यहीं बेच दिया। ऐसा कुछ तो नहीं होता। यहाँ से वहाँ माल ले जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, वो भी किसके अंदर आएगी, टर्शरी के अंदर। और वो यहाँ पर कॉमर्स के अंदर भी होती है। तो ये वाला और ये वाला कंटेंट आपको सेम देखने को मिलेगा इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, एक एक करके सारे चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, पढ़े जरा डेफिनेशन क्या लिख रही है। द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज, देखो सिंपल सीधी बात, कि नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर टू टाइप्स। समझ आ रही है बात, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी इंडस्ट्री जिसके अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम रॉ मटेरियल देंगे अदर इंडस्ट्री को। ये क्या बोल गया भाई, ये बोल रहा है भाई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी निकाली गई, कहाँ से निकाली लकड़ी, जंगल से, ठीक है। अब वो लकड़ी अपने पास तो रखेंगे नहीं, किसको देंगे, अदर इंडस्ट्रीज को, यानी कि सेकेंडरी वाले को।
इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज, और ऐसी इंडस्ट्री आपको दो टाइप को देखने को मिलेंगी। एक होती है एक्सट्रैक्टिव, पहली होगी एक्सट्रैक्टिव, इसको पढ़े। इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। तो जैसे कि हो गया ये आपका वाटर, एयर, कोल, आयरन, गैस, ये सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, अर्थ में से या वाटर में से या एयर में से। इन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि निकाला जा रहा है। फार्मिंग की माइनिंग हो गई, लंबरिंग हो गई, हंटिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये नेचुरल ही तो है, नेचुरल रिसोर्सेज का ही तो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्शन हो गया, यानी कि जो निकाला जा रहा है। एक्सट्रैक्शन समझ रहे हैं ना, कि धरती में से या वाटर में से जो भी चीज़ें हम अपने यूज़ के लिए निकाल रहे हैं उसको। अब जेनेटिक क्या हो गया, जेनेटिक के अंदर क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स, देख रहे हो इस वर्ड को समझिए, क्या कह रहा है, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड फॉर यूजफुल। एग्जाम्पल, पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स, फिश हैचरी, कैटल ब्रीडिंग। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपके पास जो एग आते हैं, जो अंडे आते हैं, खाते हो आप मुर्गी के, तो मुर्गियों का भी क्या किया जाता है, पोल्ट्री फार्म्स होती हैं उनकी, जहाँ पर उनको रखा जाता है, और रखने के बाद वहाँ से उनके जो अंडे आ रहे हैं फिर उसको निकाला, मतलब बेचा जा रहा है बाहर कॉमर्स के अंदर। तो पॉइंट समझ आ रहा है कि आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो आपकी दो टाइप की हो गई, एक हो गई एक्सट्रैक्टिव और एक हो गई जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर हम जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे हम अपने काम की चीज़ें निकाल रहे हैं, और एक्सट्रैक्शन से हम धरती और पानी का इस्तेमाल करके, इन दोनों चीज़ों को हम अपने पास नहीं रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, सीधा किसको दे देंगे, सेकेंडरी वाले को। वो इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, कॉमर्स वालों को पकड़ाएंगे। और इन दोनों की मदद कौन कर रहा है, यानी कि प्राइमरी की और सेकेंडरी की मदद कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। पॉइंट समझ आ रहा है ना। टर्शरी का काम क्या है, सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जा रहा है। ये काम क्या कर रहा है बताओ, ये प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले इन दोनों की बस हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोडक्ट्स थिंग। देख लो सेम बात, यानी कि जो पीछे चीज़ें बनी हैं उसका इस्तेमाल करके हम नया प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सिंपल सीधी बात। प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। देख लो कॉटन पता है ना आपको कैसे उगती है, खेतों में उगाई जाती है कॉटन। तो कॉटन को उगाना वो हो गया। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ द कॉटन, और कॉटन से हम जो कपड़ा बनाएंगे वो भी क्या है, मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। पॉइंट समझ आ रहा है कि मतलब कॉटन जो मैंने उगाया वो हो गया मेरा प्राइमरी, और उससे जो मेरा कपड़ा बना वो हो गया मेरा सेकेंडरी। अब ये भी क्या, कितने टाइप की देखने को मिलेंगे आपको, टू टाइप की, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में है क्या, देखो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम समझ में आ जाएगा, समझिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब क्या बोल गया भाई, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और सेमी फिनिश प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें, कच्चा माल या फिर आधा आधा पका हुआ माल, ऐसा कह लो आप, ठीक है। मतलब अभी तक पूरा का पूरा माल तैयार नहीं हुआ है, उसको हम बोल रहे हैं सेमी फिनिश, और अभी ये पूरा कच्चा ही पड़ा है, यानी कि कॉटन जो प्योर कॉटन है वो क्या हो गया आपका रॉ मटेरियल। उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में। जैसे पेपर फ्रॉम बैम्बू, पेपर जो बनता है बैम्बू से। शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी गन्ने से जो चीनी बनाई जा रही है, ये सारी चीज़ें। इसको भी हमने ना चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग वाले को, एक एनालिटिक, एक प्रोसेसिंग, एक सिंथेटिक, एक असेंबलिंग। सिंपल है, आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंट थिंग आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल, यानी कि एक मटेरियल से कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है ये जो पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन आउट ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब कि एक ऑयल होता है जिसको आप पेट्रोलियम वगैरह कहते हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा तो साइंस में। पेट्रोलियम के अंदर से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, यानी गैस निकाल लिया, फिर पेट्रोल निकाल लिया, फिर डीजल निकाल लिया, तारकोल निकाल लिया, यानी कि एक चीज़ से, यानी ये याद रखना बेटा, पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है। पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है जो आप निकाल रहे हो धरती में से, और उससे आप कई चीज़ें बना रहे हो, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैसोलाइन, और अपनी जो ग्रीस वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें किससे निकलती हैं आपकी, पेट्रोलियम से। तो डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल, इसको बोलेंगे एनालिटिकल, एनालिटिक। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। देख लो वर्ड से जा रहा है, प्रोसेसिंग और डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस में डाल रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्टील फ्रॉम आयरन ओर,
शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। इसके अंदर ऐसा नहीं होता बेटा कि गन्ना है, गन्ने से सीधा चीनी बन जाती है, कि गन्ने को पीसो चीनी बन गई, ऐसा नहीं है। उसको कई प्रोसेस से निकाला जाता है। पहले प्रोसेस 1 2 3 4 अलग अलग प्रोसेस से उसको निकाला जाएगा, उसके बाद जाके वो चीनी में कन्वर्ट होता है। फिर अपना अगला पॉइंट है सिंथेटिक। मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। अब लगा लो, मतलब कई चीज़ों को मिलाकर हम एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। सिंपल है, देखो कितना इजी है। इसके अंदर एक से बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर एक ही है पर उसको बार बार अलग अलग प्रोसेस से बना रहे हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ों से हम एक चीज़ बना रहे हैं। सिंपल। असेंबलिंग के अंदर कुछ नहीं है। जैसे कंप्यूटर देखा कैसे बनता है, वॉचेस, कार, टेलीविज़न, इसके अंदर क्या है? अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको लिया और जोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे? असेंबलिंग। वेयर इन पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब पार्ट कोई और बनाता है, उसको हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में देखा होगा आपने, कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसको जोड़ के हम एक कंप्यूटर बना देते हैं। सिंपल सी बात। अगला पॉइंट क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है? इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड्स एज वेल एज टनल एंड कैनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो वर्ड से। कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये बिल्डिंग्स बनाने, डैम, ब्रिज वगैरह बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल किया जाता है उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहेंगे। अब थर्ड नंबर पे जो है अपनी, वो है सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी। इसको पढ़े। इसके अंदर मैंने क्या बताया बेटा, ये तो को बार बार बोल भी रहा था मैं, ये हेल्प करती हैं बिजनेस को मूव कराने में, यानी कि फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन दोनों की हेल्प करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? टर्शरी सेक्टर। कैसे? बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, माल को रखना, उनका एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमें कॉमर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे जस्ट आप इनको नाम पढ़ रहे हो, इन्हीं को डिटेल में हम कॉमर्स के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं और ये नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी आपके पास।